तो चलो जब तक के लिए रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल में हम लोगों ने एक बात रखी थी कि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से जो बन रहा है ना, हम एक्चुअली चाहते हैं क्या है कि एक एक सिंगल कैपेसिटर से उसको रिप्लेस करें, जिसका कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी इक्विवेलेंट के बराबर। सी इक्विवेलेंट मतलब जो कॉम्बिनेशंस है उसके इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है। जब हम इस बात का क्लेम करते हैं और हम बोलते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसके इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा नहीं है मतलब सीरीज या आपके पास पैरेलल जो कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं वो एक सिंपल कॉम्बिनेशन है, या तो पूरी तरह सीरीज में या तो पूरी तरह पैरेलल है। हम बोलते हैं कि इसका मिक्स्ड है। सपोज करो आप जेई वाले बच्चे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं हार्ड रखूंगा, हालांकि बता तो देता हूं मैं उनको भी और वो भी समझ जाते हैं। फिजिक्स है, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस, जो सीख रहे हैं हम नेचर से। ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो इस जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, इस जो बता दिए कॉम्बिनेशन इन्होंने, बता दिया कब? लास्ट में पढ़ूंगा। है। वंश बेटा क्लास में हो? ठीक है। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, चलता है, तब बच्चे हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, सारे हैं कैपेसिटर, जितने सारे हैं। हम बोलते हैं कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से इसको रिप्लेस करें जिसका कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट। वो निकालना हम जान सकते हैं। ये दो सीरीज में इसको जोड़ दो, इसको पैरेलल में, इसके बाद जो C3 और C4 का पैरेलल कॉम्बिनेशंस को एक रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट से, C3 और C4 के इक्विवेलेंट से, फिर वो बाकी किसके हैं, ये सब सीरीज में हो जाते हैं। फिर हम सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि ये देखो चीजें आ गई और ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट के बराबर। साथ में दूसरा क्लेम ये भी कहते हैं कि जो इसके अंदर चार्ज होगा वो इसके अंदर भी चार्ज होगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और कैसे मैं जानूंगा? क्या इसके Q1 इसके ऊपर चार्ज है, Q2 इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर Q3 चार्ज है और इसके ऊपर Q4 चार्ज है, तो क्या सिस्टम के कॉम्बिनेशन के कारण जो चार्ज है उसको मैं ऐसे लूंगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लूंगा क्या? अरे लूंगा क्या? अगर लूंगा तो देखो एक केस, मेरे पास एक पीछे वाला केस है। वो केस ये कहता है, वो केस ये कहता है, यहाँ पे नहीं है, सीरीज में। सीरीज में क्या कहता है, यहाँ से क्यू चला है, यहाँ पे क्यू आ गया इसके ऊपर। हमने क्या बोला था आपको, क्या करना है? पहला स्टेप सेल बनाना है, दूसरा स्टेप क्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू वाले पे केवीएल लगाना है। कितने केवीएल लगेंगे सर? पाथ रंगता जाऊंगा, जितना अगर बच जाता है पाथ फिर से रंगना स्टार्ट करूंगा। ये सभी चीजें अभी देखेंगे, अच्छे से देखिए। Q1 मान लेते हैं सर, आपने जो बोला था, एक सेकंड इसको पहले डिलीट कर देते हैं। सर हमने, आपने जो बताया था मुझे कि जो फॉलो करना है सर, वो ऐसा बताया था कि क्यू चार्ज इसके ऊपर से ले आएंगे। आपने क्या किया, क्यू चार्ज इसके ऊपर दिया, स्मॉल क्यू से दिखाना है सर। हालांकि यहाँ कैपिटल क्यू से दिखा दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो फॉलो करेंगे वो स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस इधर बनेगा, निगेटिव ये बनेगा, स्मॉल क्यू इधर आ गया। यहां से क्या होगा, ये तो था न्यूट्रल प्लेट, तो न्यूट्रल प्लेट था तो यानी ये इसके ऊपर पहले चार्ज जीरो था, तो इसने क्या किया, अपने आप को माइनस क्यू में बांटा और प्लस क्यू में बांटा, ताकि इनके कॉम्बिनेशन से तो वो उसके ऊपर कोई चेंज इन चार्ज नहीं हुआ। तो ये इसने माइनस वाले को अपने साथ स्टिक कर लिया और पॉजिटिव क्यू को फेंक दिया, फिर ये पॉजिटिव क्यू इसके पास गया, फिर ये इसने स्टोरी वही सेम चलाई, प्लस क्यू उसको दे दी। माइनस क्यू क्या क्यू आ गया, ये पहले पहले तो न्यूट्रल था,
ये प्लेट पे तो प्लस क्यू आया, चिपक गया, तो मैं समझ में आता है। इसके ऊपर माइनस क्यू कैसे आ गया? तो ये तो पहले न्यूट्रल था, तो अब इसके ऊपर प्लस क्यू आया, तो इसने क्या किया, इस प्लस क्यू ने इसको इंड्यूस कर दिया चार्ज को। तो इंड्यूस कर दिया तो इसके ऊपर माइनस क्यू लाने की कोशिश की, तो ये तो न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज तो क्रिएट नहीं होना, करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। यानी प्लस क्यू अगर इसके ऊपर माइनस क्यू जनरेट कर रहा है, तो इसको प्लस क्यू बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर ये प्लस क्यू इसके ऊपर माइनस क्यू जनरेट कर रहा है, तो इसको प्लस क्यू बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी ये ऊपर अपने ऊपर माइनस क्यू जनरेट कर सकता है। फिर ये प्लस क्यू इधर चलेगा, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे अपना इस पे स्टिक हो गया प्लस क्यू। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस प्लेट को इंड्यूस कर दिया, कहा कि तुम माइनस क्यू बन जाओ। फिर ये प्लेट माइनस क्यू तभी बनेगा जब इसको अपने अंदर से प्लस क्यू फेंकना पड़ेगा। उसने फेंक दिया, फिर ये चीज क्लोज होके सर्किट में यहाँ बन। अब मैंने बोला कि चार्ज ऑन प्लेट क्या है, क्यू, इसके पास भी क्यू, इसके पास भी क्यू, तो यहाँ पे आपके अनुसार जो होना चाहिए, लॉजिक के अनुसार 3Q, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सी बात है, मैं एक इक्विवेलेंट को देख रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि इसका 1/C इक्विवेलेंट, जो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको C इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। ये सर मान लिया बात, ये तो सही है। इसके ऊपर चार्ज क्या है सर? जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है, जैसे ये बैटरी से फुल्ली वी बैटरी से जो चार्ज हो गया है, इसके ऊपर चार्ज क्या है कॉम्बिनेशन के ऊपर? तो आप जो बोल रहे हो वो जो कॉम्बिनेशन के ऊपर चार्ज होगा, वो इसके ऊपर भी चार्ज होगा, इक्विवेलेंट आप मान रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो आप ऐसे जोड़ोगे 3Q, तो इसको बोल दोगे 3Q। लेकिन सर आपने इक्विवेलेंट सर्किट में एक बात बताई थी कि बैटरी इसको वैसे ही बिहेव करेगा सर, तो इसको भी क्यू चार्ज भेजेगा सर, जैसे कि उसमें क्यू चार्ज भेजा। तो इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा सर, और इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा। तो इसके इस कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है क्यू, ना कि 3Q। तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है? यानी हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, Q प्लस क्यू प्लस क्यू नहीं जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं सर? कैसे, किसी तरह से मालूम कर सकते, जोड़ बता सकते हैं सर? तो बोलेंगे हाँ बता सकते हैं। मैं बोलता हूं इसके ऊपर क्यू चार्ज, इसके ऊपर क्यू चार्ज, ठीक है। इसको इस ढंग से सोचिए, इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी वो क्या चेंज होगी? वो एनर्जी क्या इस कैपेसिटर के बराबर होगी कि नहीं? इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो उस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर वाली होगी कि नहीं? हाँ, उसके अंदर वाले एनर्जी को मैं 1+1 ऐसे जोड़ सकता हूं। ये बात समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर मैं एनर्जी वाले को साथ जोड़ सकता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये चीजें हैं, तो टोटल कितना है? तो इसके अंदर एक कैपेसिटर, इसके अंदर दो कैपेसिटर, इसके अंदर तीन कैपेसिटर। सर 3 कैपेसिटर के जो अंदर एनर्जी होगा वो इसके एनर्जी के बराबर होगा। तो आपने बोला इसके अंदर एनर्जी जो होगा, आपको नहीं मालूम है कि क्यू इक्विवेलेंट क्या है। अभी आपको ये चीज तो आपको मैंने बता दी, आपको नहीं मालूम। आप इस मेथड से नहीं जा रहे, आप इस मेथड से जा रहे। इसके ऊपर जो हो रखा है ये बस सी इक्विवेलेंट जान के, अब मैं बोलूंगा कि इसके क्यू इक्विवेलेंट, यानी क्यू ऑन दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसको बोलता हूँ क्यू इक्विवेलेंट। क्यू इक्विवेलेंट आपके पास कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे कि मानते हैं कि इसके ऊपर क्यू इक्विवेलेंट है, तो इसके अंदर एनर्जी कितना? तो आप बोलोगे हाफ CV² से। मैं बोलूं कि V के टर्म्स में हटा दो, मुझे Q और C के टर्म्स में रहने दो, तो आप बोलोगे कि Q और C के बीच में टर्म्स में यही रिलेशन होता है सर। V को आपको एलिमिनेट करना है ना, कर दो सर Q/C से। तो इसको इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ये तो याद करने के लिए तरीका था सर। तो हाफ V की जगह क्या रखेंगे? Q/C होल स्क्वायर। यानी सर ये कन्वर्ट हो गया हाफ Q²/C। यस, ये हमने देखा था पिछली बार। सर ये क्योंकि आप इक्विवेलेंट के लिए लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्यू इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट।
आप सिंगल के लिए लिख रहे हो तो लिखना पड़ेगा Q1 स्क्वायर बाई 2C1 स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप लिखते हो Q1 इक्विवेलेंट बाई 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, सिंपल केस बनाते हैं, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 बना लेते सिंपल केस। तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आएगा, आपको याद करवाया था, एक का डिवाइडेड बाई n। कैसे सर, यहाँ पे C1 C2 C3 बना दिया आपने, C बना दिया, ये देखो 1/C कॉमन ले लिया, 1/C कॉमन ले लिया, कितना है, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है, n टर्म्स का समेशन। नंबर ऑफ n टर्म्स का मतलब ये तो बच जाएगा 1/C कॉमन ले लिया, +1 कितने बार, n टाइम्स। तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स आपको करना है समेशन, यानी n नंबर ऑफ 1 का समेशन क्या होगा, n आई सी, ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, C/n। तो यहां से आ गया आपको C/n क्या हो गया, C इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ गया नीचे में, C/3 आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। यस सर। अब इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1 कितना है भैया, तो Q1 आपने निकाल रखा है, Q इसमें यहां से आपने निकाला है, मैंने इसका सर्किट कंप्लीट करके नहीं बनाया है, मैंने इसको नहीं माना है कि यहाँ से Q इससे भी निकल रहा है, मैंने अभी ये वो वाली बात नहीं कही है, मुझे मालूम है वो होता है, और मुझे मालूम है इसका भी आंसर Q आना चाहिए, बस एक क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बोला Q1 स्क्वायर यानी इसका Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 यानी C प्लस Q2 स्क्वायर इसका, अच्छा 2 भी तो रहेगा यार, ये है ना Q1 होल स्क्वायर बाई 2(1C), तो यह आ जाएगा इसका 2C प्लस इसका 2C, यही आएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहां से अगर आता है तो इसको क्या कर देंगे, यह हो जाएगा 3 टाइम, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से इसका 3 क्या जाएगा, इसको 3 ऊपर भेज देते हैं, यहाँ इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स Q स्क्वायर बाई 2C, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q इक्विवेलेंट स्क्वायर बाई 2C। 3 से 3 कैंसिल, 2C से 2C कैंसिल, Q इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, दिस मीन्स Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q, यानी Q इक्विवेलेंट इसके ऊपर क्या है, Q आ रहा है, और यही अभी वायर बना के भी काम किया था। और ये कहां से आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन के जो इसमें जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इस कॉम्बिनेशन के बराबर है। इस कॉम्बिनेशन जो इसके अंदर स्टोर हो रखी एनर्जी इस कैपेसिटर्स के अंदर क्यों नहीं जुड़ेंगे, उसकी एनर्जी जुड़ जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, हालांकि इससे अच्छा आप ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको देखोगे एक जगह पे, एक जगह पे आप देखो यही स्टोरी बनती है, यहाँ पे क्या बना आपके पास, क्यू इक्विवेलेंट क्या है, क्यू के बराबर है, क्या इसका कोई चेंज भी होता है सर, क्या हाँ होगा, देखो यहाँ पे आप बना लो, पैरेलल में बनाओ, इस बार दोनों सी सी है, इससे क्या करेंगे, सेम स्टोरी, क्यू चार्ज ले चलेंगे, यहां से गया क्यू, यहाँ गया, किरचॉफ लॉ, जंक्शन लॉ, यहाँ जंक्शन पे बट रहा है, के क्यू इधर चला था, क्या यहाँ क्यू जा सकता, नहीं Q1 जाएगा, चला गया Q1, यहाँ पे क्या जाएगा, Q माइनस Q1 जाएगा कि नहीं, और फिर यहाँ पे मर्ज होगा, फिर यहाँ पे Q1 आएगा और Q माइनस Q1 मिलके फिर Q बन जाएगा, फिर वापस बैटरी में आ जाएगा। पहला स्टेप एक बैटरी बनाती है, दूसरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, प्लस माइनस सब जगह लिख देते हैं, ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ पे प्लस Q आ गया, यहाँ पे प्लस Q1 चिपका, यहाँ पे प्लस Q माइनस Q1 चिपक गया, और यहाँ पे उसका अपोजिट प्लेट निगेटिव होगा ही होगा। अब यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सब बोलेंगे कलर करो, कलर करना स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो चलना, लो केवीएल में यहाँ पे से कहाँ से निकल रहे हो, पॉजिटिव से, पॉजिटिव से निकल रहे हो तो क्या देंगे, V प्लस
चल रहे हैं 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 चल रहे हैं। अब एक प्लेट ये यहां से किससे निकल रहा है, निगेटिव से। तो यहाँ पे किसका है, मान लेते कि ये 1 है, कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 मानेंगे। तो 2 वाले के पास निगेटिव लगाएंगे क्योंकि निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं और चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, वापस आ गए, फिर वहीं पे आ गए, जीरो कर दिया। फिर यहां से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे पूरा ब्लू नहीं हुआ है अभी तक, सर्किट का एक पोर्शन अभी भी रेड दिख रहा है। तो चलो यहाँ से चले 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 यहाँ पे आए, फिर वही स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वी आएगा पॉजिटिव में, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे से निकल रहे हैं निगेटिव प्लेट से तो माइनस में, और ये 1 के अक्रॉस है तो V1 और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे फिर से पहुंच गए। अब देखो सारा कलर हो गया, बस 2 ही केवीएल लगाएंगे, मुझे मालूम चल गया केवीएल से 2 इक्वेशन आएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, सब कुछ हो रखा है, बस अब लगा देना है V इज इक्वल टू माइनस V1। अब क्या करना है, V1 V2 के जगह क्या लिख देना है, इसके ऊपर चार्ज, तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है, इसके पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, तो Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई C। इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मालूम चला, इससे हमें मालूम चला, ये लिखता हूं, V इज इक्वल टू Q माइनस Q1 इंटू C। यही आएगा ना, यही आएगा ना इसको सॉल्व करने के बाद। देखो क्या क्या नहीं मालूम है मुझे, स्मॉल q नहीं मालूम है और स्मॉल q1 नहीं मालूम है, यही दो नहीं मालूम है। दूसरा इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू V1, तो v इज इक्वल टू V1, तो v इज इक्वल टू V1 जब लिखेंगे तो V1 क्या लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई C1 दैट इज C। तो यहां से आ गया Q1 आपके पास आ गया यहां से आ गया Q2, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक मिनट देखने दो। C इंटू वी, यहाँ पे C इंटू वी आ गया और आपके पास Q1 आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इससे आपको क्या मालूम चल गया, ये 2 इक्वेशन है, Q1 और Q निकाल लोगे कि नहीं, C और V सब तो मालूम रहेगा, बैटरी में दिया रहेगा 2 वोल्ट का, ये 2 माइक्रोफैराड का, यही 2 निकालना है ना आपके पास, निकाल लोगे कि नहीं, अरे निकाल लोगे कि नहीं, यस सर। तो निकाल लोगे तो निकालोगे कैसे, एक बार Q1 एलिमिनेट कर दो, इसमें रख दो, तो CV इज इक्वल टू Q माइनस Q1 का जो वैल्यू है माइनस CV रख दो, तो यहां चल जाएगा Q इज इक्वल टू 2CV। और Q इज इक्वल टू 2CV आया, यानी इसका अर्थ क्या है, यानी यहाँ से 2CV चला है, Q जो है 2CV है, और यहाँ जाके कैसा है, Q1 आपके पास क्या आया, CV। तो इसमें Q माइनस Q1 ऑफकोर्स ये भी CV होगा, देख लो करके, Q आपके पास आया 2CV, Q1 आपके पास आया CV। तो ये जो हो टोटल Q माइनस Q1, जिसको हम Q2 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, अब लिखेंगे Q1 लिखेंगे और ये Q माइनस Q1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है CV। यानी इसके ऊपर ये जो चार्ज है एक्चुअली में ये होगा ऐसा, Q/2 इधर बटा और Q/2 इधर बट गया, Q/2 ही तो बटा भाई, Q कैपिटल Q क्या है, CV है, 2CV है सॉरी, तो 2CV में से एक CV इधर चल गया, एक CV इधर चला गया चार्ज, ठीक है, तो यहां जाके बट गया। अब मैं बोलता हूं इसका C इक्विवेलेंट निकाल, Q इक्विवेलेंट निकालो, Q इक्विवेलेंट निकालो, तो आप बोलोगे सर CV इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज, CV 2CV, पहले वाला तरीका लगाते हैं। फिर बोला था सर कि आप ऐसा होता नहीं है, जरूरी है नहीं है, तो चलिए सर आपका वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला में आप क्या कहते हैं सर, कि फॉर्मूला में आप कहते हैं सर कि ये देखो कि आपके पास फॉर्मूला में आपने क्या कहा था
कि Q इक्विवेलेंट स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट is equal to Q1 square by 2C1 square plus Q2 square by 2C2 square, यही बोला था ना। एनर्जी ऑफ द, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो उसकी एनर्जी और इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी बराबर होगी। तो लगा देते हैं सर, तो लगा दीजिए, Q इक्विवेलेंट निकालिए। C इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, अगर C मानते हैं, C1 को भी C मानते हैं, C2 को भी C मानते हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा इनका, C इक्विवेलेंट निकालू तो क्या होगा। अरे पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका अगर C है और इसका भी C है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 2C होगा कि नहीं। अरे ये याद नहीं है क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2C हुआ कि नहीं, डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे आपने Q1 क्या माना, Q1 आपने माना था Q/2, मान लेते हैं अभी CV मत लिखते हैं, Q/2 ही रखते हैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपको जो मन करना है रख लो। CV मालूम है आपके पास, VB मालूम है आपके पास, तो आपको एक प्रकार से Q मालूम है, तो अभी आप Q के टर्म्स में लिख रहे हो, Q/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, यहाँ पे भी Q/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। क्या 2C सब काट देते हैं, कट सकता है कि नहीं। और यहाँ पे Q इक्विवेलेंट आपके पास आता है, Q इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप क्या हो गया 2 यहाँ पे आपके बन जाता है 2 स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2 4, Q/2 ही है ना, Q/2 तो ये आपके पास हो जाता है Q स्क्वायर बाई 4 टाइम्स 2, क्यों, क्योंकि इनका समेशन है, Q स्क्वायर बाई 4 प्लस Q स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है सिर्फ इधर पे। अरे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इधर हो गया, ये देखो यहाँ लिख रहे हैं Q इक्विवेलेंट बाई 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 4 प्लस Q स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q स्क्वायर बाई 2, और इधर अगर हम करते हैं तो Q इक्विवेलेंट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 2, ये भी 2 कैंसिल, तो ये जो Q आ रहा है वो क्या है आपके पास, ये वाला Q, और ये Q है क्या, ये Q है क्या, इन दोनों के सम का ही तो है वैल्यू, Q/2 प्लस Q/2। यहाँ पे यानी यहाँ पे, ये देखो आपके पास यहां तक समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, यहां से मैंने कैसे किया, यस सर। Q स्क्वायर बाई 4 जब जुड़ेगा तो हो जाता है Q स्क्वायर बाई 2, और इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल, तो Q इक्विवेलेंट इज, सॉरी, Q इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो Q इक्विवेलेंट हो गया आपके पास Q के बराबर, और ये Q क्या है, Q/2 प्लस Q/2, यानी जो एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है प्लस दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो उसका सब इस केस में हो रहा है, यहां नहीं हो रहा था। ये बात याद रखेंगे, पैरेलल का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से कह लो
जो आप इसको यूज करने जा रहे हो ना फिजिक्स में, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे यूज होंगे कि ये पहले ही से चार्ज है 2 वोल्ट तक, 5 माइक्रोफैराड का है, इसको एक अनचार्ज वाले से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? 2 मिनट में इसका आंसर दिख जाएगा आपको। कैसे कहोगे कि ठीक है इसके ऊपर कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या पूछ रहा है कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जिसका जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। होगा कि नहीं? यस सर। अब इसके ऊपर यानी क्यू इक्विवेलेंट मुझे मालूम है, वो क्या है Q1 प्लस Q2। यहाँ पे C1 C2 सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट भी होता तब भी ये होता, थोड़ा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बनता। यहां आपको डायरेक्टली क्यू इक्विवेलेंट क्या मालूम है, Q1 प्लस Q2। तो आपके पास क्यू इक्विवेलेंट मालूम हो गया, क्यू इक्विवेलेंट मालूम चला गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं बच्चों? क्यू इक्विवेलेंट बाय सी इक्विवेलेंट, वो तो निकाल सकते हो, सी इक्विवेलेंट को कोई मतलब नहीं, ये तो निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन का। ये आपके पास वी इक्विवेलेंट यानी इसके अक्रॉस होगा कि नहीं, कॉमन वोल्टेज को ही बोल रहा है कि नहीं। जब ये आपस में जुड़ गया और कॉम्बिनेशन स्टेबल हो गया, होता क्या होगा, 5 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट, यानी इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, ये आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर एक कॉमन पोटेंशियल पहुंच जाएगी। तो आप कॉमन पोटेंशियल सीधे यहां लिख दे रहे हो, Q इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट। और यहाँ पे Q इक्विवेलेंट क्या लिख दे रहे हो, यहाँ पे भी एक बेनिफिट आ रही है। वो बेनिफिट ये है कि Q इक्विवेलेंट आप सीधे लिख देते हो, क्योंकि वोल्टेज आपके पास ये कॉमन रहेगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा, तो इसको लिख दोगे सीधे C1V प्लस C2V। अच्छा हाँ सॉरी, इनिशियल स्टेट में अगर इसमें चार्ज V1 तक हो रखा है तो इसका V1 अभी मान रखा है, इनिशियल स्टेट में हो रखा है। Q1 जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q1 V1 आपका इनिशियल चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर 0 है, वो 0 रहेगा। इक्विवेलेंट चार्ज कभी भी उसी के बराबर होगा, Q इक्विवेलेंट के बराबर, और डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, और ये आपको दे देगा V कॉमन पोटेंशियल दे देगा। 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके लिए आप किरचॉफ लॉ लगाने जाते हैं ऐसे बना के। ये सभी चीज अभी एक्सप्लिसिट वे में देखेंगे, लेकिन आपको मैंने कुछ चीजें जानकारी दे दी कि ऐसे मत समझ लेना कि क्यू सबको ऐसे जोड़ देंगे। सिस्टम के ऊपर जो कॉम्बिनेशन, जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल रहे हैं, उसका जो चार्ज होगा वो कॉम्बिनेशन के कैसे चार्ज के ऊपर होता है ऐसे नहीं बोल सकते। वो होता क्या है, वो क्यू होता है जो बैटरी निकालती है। चलो इनके ऊपर हम लोगों ने देखा है। आई थिंक अब जितना हम लोगों ने कर दिया, आप सीधे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप इस चीज को ट्राई करो जैसे मैंने मेथड बताया है, ठीक है, उससे आप रीच करने की कोशिश करो। देखो 2 मिनट में आता है कि नहीं आता। देखो चलो मैं पहला क्वेश्चन है मैं करवाता हूँ। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 चार्ज अप टू V वोल्ट and then connected to an uncharged capacitor of C2. Then the final potential difference across each will be, अब देखता हूं मैं आपको इस तरीके से बनाता हूं। मेथड 1, पुराना मेथड, पूरी तरह से जांचा परखा हुआ मेथड। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस वो कितना होगा। इनिशियली ये क्या था, C1 है, ये 1 है तो C1 इसका है। Q1 इसका क्या होगा, Q1 इसके ऊपर चार्ज है, इसका C1 है, ये C2 दे रखा, Q1 इसके ऊपर इनिशियल चार्ज। ठीक है, अब सर यहाँ पे करंट बहा सकते हैं क्या? करंट बहा सकते हैं, यहाँ पे बैटरी अगर मैं कहीं मानूं तो कर सकते हैं। इस केस में आपको मैं बोलता हूँ इस चीज को मत करो, कर सकते हैं, उसको भी करते हैं और लंबा चला जाएगा। इस केस में आपको लूप ही चाहिए ना, तो लूप तो यहीं पे बन गया आपके पास, लूप यहीं पे बन गया। आप कर दो क्या, यहां से क्यू चला दो,
आपको बोला था वो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, प्राइमरी सेल हो, प्राइमरी कैपेसिटर हो। सेल में बस एक दिक्कत होती नहीं है कि अगर हम बैटरी से क्यू चलाते हैं तो मुझे अंदर में उसके प्लस प्लस माइनस क्यू कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो मैं मानता हूं कि बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है और उसके अंदर समुंदर है चार्जेस की, कभी कमी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैं निकाल लूंगा तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कमी नहीं पड़ती। लेकिन कैपेसिटर के ऊपर ऐसा नहीं होता। अगर आपने निकाला क्यू तो अब इसका स्टेडी स्टेट में चार्ज क्या हो जाएगा, क्या Q1 माइनस क्यू होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यस सर। तो क्यू निकाले यहाँ पे बहा दिया, इसके ऊपर स्टिक होगा, क्या होगा क्यू, ये निकल गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे प्लस क्यू चला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप उस प्लेट का अगर देखना चाहो ना तो देखो इसके ऊपर प्लस Q1 इधर साइड में था, अब इसने प्लस क्यू थोड़ा सा निकाल दिया तो माइनस क्यू हमने किया। माइनस क्यू इसलिए क्योंकि भाई अपने ऊपर माइनस क्यू रख लिया और प्लस क्यू को फेंक दिया। तो Q1 से खुद से जनरेट कैसे कर सकता है, जीरो से कोई चीज कैसे जनरेट कर सकता है, एक को पॉजिटिव एक निगेटिव बना के, एक को ऑब्जॉर्व कर लिया, एक को फेंक दिया। तो एक को फेंक दिया, क्यू चला। अब देखो यहाँ से क्यू चला और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आके क्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस प्लेट पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, तो इसके ऊपर इनिशियल चार्ज क्या था Q1 माइनस में, और अब आ गया पॉजिटिव चार्ज आके इस पे चिपक गया प्लस क्यू जो इसने फेंका था। अब ये कैसे माने कि यही होगा Q1 प्लस क्यू, देख लो इसके बीच में संबंध देख लो। ये क्या है, अगर मैं बोलूं इस प्लेट पे चार्ज निकालना है तो अगर इस प्लेट का चार्ज ये है तो माइनस टाइम क्या मेरा ये होना चाहिए कि नहीं, इस प्लेट के ऊपर होना चाहिए यस कि नहीं। तो यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, चीजें बैलेंस आउट है, पूरी तरह से बैलेंस आउट है। चिंता मत करना, तुमसे अच्छे नेचर सब नेचर सोच के काम करता है, वो सब चीजें हम लोग से बहुत ऊपर सोच के काम करता है, उसने बैलेंस पहले ही बना रखी है चीजों की। तो इसके ऊपर प्लस क्यू दिया, प्लस Q1 पहले से था, इसमें से चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, और ये चीजें स्टोरी बस मैं सिंपली एक कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा था उसका बता रहा था। अब ये क्यू चला और ये चीजें चली। अब आपके पास क्या काम है, क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पहले आपने क्या कर लिया, सर क्यू बहा दिया, दूसरा मतलब सेल बना के कैसे भी करके क्यू बहा दिया। दूसरा काम क्या किया आपने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या दिक्कत, क्या नहीं मालूम है, स्मॉल क्यू नहीं मालूम है, Q1 तो आपको मालूम है, Q1 आपके पास पहले ही दे रखा है, कैपेसिटेंस इसका C1 है, ये वोल्टेज V तक चार्ज है। आपके पास स्मॉल क्यू नहीं मालूम है, कैसे मालूम करें। आप बोलोगे कि सर वही काम करते जैसे आप बताए हैं, चलाते हैं यहाँ से चलाएं, यहाँ से चलाएं, यहाँ से चलाएं, बताओ ये निकले पॉजिटिव प्लेट से, तो क्या मेरे लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा किसके अक्रॉस, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर 1 के पास, उसको प्लस V1 लिखे, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव प्लेट से निकले माइनस V2 इज इक्वल टू 0, फिर इसी पॉइंट पे पहुंच गए। अब कोई बचा, कोई ऐसा बचा लूप जिसपे अब बाकी है, अब लूप तो बाकी नहीं, ये तो लूप नहीं है, इसको इसी के लिए मैंने प्राइमरी सेल से बनाया नहीं, अब लूप तो कोई बाकी नहीं है। इसको हटा दूं तो इसको हटा दूं तो अब मेरे पास एक प्रकार से पूरा सर्किट कंप्लीटेड है। तो यानी मेरे पास एक इक्वेशन बन रहा है, दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, यानी V1 इज इक्वल टू V2। सही बात लग रहा है सर कि जब तक के लिए V1 और V2 बराबर नहीं होंगे करंट फ्लो होते रहेगी। स्टेडी स्टेट में V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, पोलरिटी भी दोनों प्लेट की सेम है, तो यानी बात सही है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नहीं, तो क्या चेंज एक्सचेंज करेंगे चार्जेस का। तो यहां से मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2 आ गया। ठीक है, V1 क्या है, V1 क्या है, आपको तीसरा स्टेप KVL लगाने के बाद क्या बोला था, इसके बाद V1 V2 को सबको इसके टर्म्स में Q और Q क्यों बनाया था, इसके लिए Q1 माइनस Q1 माइनस Q, ये किसके ऊपर है, कैपेसिटर 1 के ऊपर है, डिवाइडेड बाई C1 इज इक्वल टू V2,
V2 कैसे लिखेंगे? अब साइन के बारे में नहीं सोचेंगे, साइन के बारे में नहीं सोचेंगे, V2 पे आएंगे। V2 कैसे लिखेंगे? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे सोचते हैं? प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज हो, यानी Q। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ तो दिख रहा है क्यों। यहाँ पे अगर मान लो कि किसी टाइम पे ऐसा रहे, कौन सा मानेंगे कि किसको मानेंगे? ऐसा भी हो सकता है ये प्लेट उल्टा होके आता तो हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव। आप जो डायग्राम बना रहे हो, जो पॉजिटिव माना है निगेटिव माना है, जो पॉजिटिव प्लेट पे होगा वो होगा चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, और उसको डिवाइडेड बाई सी करना है, इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा वो देगा पोटेंशियल। ये वाला कौन सा है? ये विदाउट साइन वाला है। साइन कैसे साइन करते हैं? केवीएल के थ्रू। एक बार साइन असाइन हो गई वी के साथ, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। तो Q1 बाई ये Q इज इक्वल डिवाइडेड बाई C1 इज इक्वल टू Q बाई C2 होगा कि नहीं, ये बताओ। ये लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या चाहिए था? Q ही तो चाहिए था। मिल रहा है कि नहीं? Q1 C2, अच्छा C2 इधर आ जाएगा ना, हाँ, C2 इधर चला गया। Q1 C2 माइनस Q बाई C2 इज इक्वल टू Q बाई C1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q1 बाई C2। तो Q आपके लिए आ गया क्या? Q आपके लिए आ गया Q1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब इससे फायदा क्या हुआ सर? आपको सब कुछ मालूम है। Q1 आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है। C2 मालूम है? मालूम है। यानी Q भी आपको मालूम है सब कुछ। अब आपके क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मतलब ये रहा, ये प्लेट का अक्रॉस, मतलब इस कॉम्बिनेशन में से एक वायर निकाल दिया, एक वायर निकाल दिया, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? तो ये मैं बता दूंगा कि यहाँ पे अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, V1 इज इक्वल टू V2, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, और वही ये आपके पास कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके अक्रॉस यानी ये रहा पोर्शन, या इसके अक्रॉस, दोनों सेम चीज है। क्यों? V1 इज इक्वल टू V2 है, और यही क्या होगा इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अरे ऐसे देख लो, इसको थोड़ा फोल्ड करके देख लो, मतलब ये देख लो, ये रहा कॉम्बिनेशन आपने बना दिया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दोनों, मतलब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, वो इसके अक्रॉस भी है, वही वाली बात, वो इसके साथ भी है। तो इसके साथ है, किसी के साथ है, इसके इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो आंसर मालूम चल जाएगा। तो मालूम तो है सर, क्या है? आपको क्यों मालूम चल गया ना? तो क्यों मालूम चल गया तो अब इसके वी निकालते रहो, बैठ के कुछ भी करते रहो। आपने तो बोल दिया था उसके बाद। बता दो V2 इज इक्वल टू V1, कोई भी निकाल लो, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो V2 कैसे, ये V2 कैसे निकालेंगे सर? तो निकाल लो, Q आपके पास मालूम है, यही तो चार्ज है इसके ऊपर Q, यानी कैपिटल Q1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई, कुछ चीज छूटा है क्या? डिवाइडेड बाई C2, अच्छा नहीं नहीं छूटा नहीं है, डिवाइडेड बाई, ये तो Q हो गया, Q बाई C2, यही तो V2 होगा, होगा कि नहीं? तो Q आपने रख दिया जो निकाल लिया था, डिवाइडेड बाई C2 रख देंगे, तो क्या आ रहा है ये सॉल्व करने के बाद? Q1, ये देखो C2 से C2 कैंसिल होगा कि नहीं? ये कैसे, ये भी चीज समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो कि Q1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2
होल नीचे में C2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी कंफ्यूजन आ रहा है क्या? इसको ऐसे लिखते हैं बाई 1, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो यहां पे हो जाता है Q1 C2 C1 प्लस C2। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर पोजीशन दे देंगे यानी 1, और इसके नीचे वाले को यहाँ वाला पोजीशन दे देंगे, यहाँ वाला यानी C2। तो ये C2 से C2 कैंसिल, और Q1 बाई C1 प्लस C2, यही आंसर है। अब बोलोगे सर आंसर दिख नहीं रहा है, मैं बोला आंसर है। Q1 क्या है? C1 V, यही आंसर है। अब मैं बोलता हूं शॉर्टकट। आपने क्या बोला? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है सर। शॉर्टकट ये है, आपने क्या बोल रहे हो सर कि इसके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर। ये बात आप बोलना चाह रहे हो कि ये एक कैपेसिटर है सर, इसके अंदर एक चार्ज दे रखा है, यानी इसके अंदर पहले से कुछ चार्ज है। ये कैपेसिटर है, इसके अंदर कुछ चार्ज था, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो चार्ज है आपके पास, जो सी इक्विवेलेंट है इसके पास, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल रहे हो, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कहलाएगा सर, जो कि इस केस में क्या होगा? C1 प्लस C2। चार्ज जो होगा वो इसके ऊपर, वो Q इक्विवेलेंट होगा सर, वो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो सिस्टम के अंदर है वो इसके बराबर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? पैरेलल के कंडीशन में क्या हो जाता है? Q1 प्लस Q2। सिर्फ पैरेलल के केस में याद रखना है। तो मैं क्या V निकाल सकता हूं सर? क्या Q इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट वही होगा V इक्विवेलेंट, मतलब V इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अगर सिंगल है इक्विवेलेंट वाले के अक्रॉस अगर मैं देख रहा हूं तो उसको V इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस देख रहा हूं, वो दोनों क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मुझे पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्रॉस क्या है वो मालूम चल जाए। तो वो कैसे मालूम चलेगा? Q इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट मालूम चल जाए। तो C Q इक्विवेलेंट क्या है सर? तो यहाँ पे सर सम ऑफ चार्जेस। सर इसके ऊपर क्या था? Q1 था, Q1 को कैसे लिखेंगे? C1V। 2 उसके ऊपर क्या था सर? न्यूट्रल था। टोटल चार्ज इक्विवेलेंट क्या हुआ? C1 प्लस C2, यही हुआ V इक्विवेलेंट। यही आ गया क्या आंसर? कितना टाइम लगा इसमें? कितना टाइम लग गया इसको? तो 2 मिनट में काम करके, और केवीएल बनाने चले थे इतना। तो ये संबंध आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट और कॉम्बिनेशन के बीच में? देखो उस समय क्या होता था कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन होता था जहां पे C1 चार्ज नहीं है, C2 भी चार्ज नहीं होता था, तो Q इक्विवेलेंट उस समय देखते थे, तो Q इक्विवेलेंट उस समय क्या होता था? 0 होता था। तो 0 होता है, तो अभी भी देख लेना, अब इसके साथ 0 है, कॉम्बिनेशन में कोई चार्ज नहीं है, सब अनचार्ज था, तो इसके ऊपर कॉम्बिनेशन में भी चार्ज 0 होता, और तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता नहीं। हमने केवीएल से भी बना के देखा, उससे भी यही आंसर आया। यही है, कहाँ गया था आंसर? चला गया था बी पे ही आया था ना, यही तो आया था। और इससे भी करके देखा तो देखा बी भी आ रहा है। तो ये संबंध अगर हम समझ जाएंगे चीजों का कि सी इक्विवेलेंट और इसके बीच में क्या संबंध है। सी इक्विवेलेंट जब मैं क्लेम कर रहा हूं तो वो बोलता हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास उतना चार्ज है जितना इस कॉम्बिनेशन के पास है। निकालने का तरीका अलग है, याद रखना, सीधे जोड़ नहीं देंगे, उसके एनर्जी इसको जोड़ेंगे। मैं बोलता हूं कि जो सी ये वाला जो है सर, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
जो इस सी इक्विवेलेंट का जो कैपेसिटेंस होगा वो इस कॉम्बिनेशन का भी कैपेसिटेंस होगा, सब कुछ उसी के बराबर होगा। तो सर आइडेंटिकल क्यों नहीं बोल देते हो सर? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्यों चिल्लाते रहते हैं सर? मैंने बोला इसका भी कारण होता है, ये बहुत ही डीप फिलॉसफी होती है इसमें समझने के लिए। समझाना ऐसे करना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, अभी आगे बताऊंगा कभी। लेकिन ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यस सर। आज से अब आप जब भी दो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले आएंगे तो आपको माइंड में होगा, अगर मान लो कि अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज होता, Q2 से चार्ज होता है, Q2 मतलब यहाँ पे ये मान लो 2V दे देता है, ये 2V से चार्ज है, और इसकी पोलरिटी मैंने चेंज कर दी। इसने पहले ही बोल दिया कि इसका निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट पहले ऐसे बना दिया, निगेटिव और पॉजिटिव। तो उस केस में कैसे करते? उस केस में याद रखना कि वहां पे पॉजिटिव एक प्लेट से ऐसे वाले मान रहे हैं, तो ऐसे वाले प्लेट से अगर मान रहे हैं इससे डिफरेंट पड़ रहा है तो क्या करेंगे, वहां माइनस लगा देंगे वैल्यू। तो वहां पे अगर होगा तो यहाँ पे होगा C1, आपने मान लीजिए जिस पोटेंशियल तक इसको चार्ज किया था V, इसको 2V तक किया, प्लस C2 2V, तब होता जब ये सेम पोलरिटी के साथ होता। अगर निगेटिव पोलरिटी के साथ हुआ माइनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपके पास Q इक्विवेलेंट आ रहा है, Q इक्विवेलेंट बाय C इक्विवेलेंट आपके पास V दे देगा, जो कि इक्विवेलेंट मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे देगा, उसको V इक्विवेलेंट का। तो वही तो पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बता दो, तो वही होता है बात। मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं, इधर निकाल रहा हूं, और मैं बोल दे रहा हूं कि यही होता है बात, और यहाँ पे मैंने इसका निकाला, फिर वो बोल रहा हूँ कि ये होती बात, दोनों बराबर ही है। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते रहते हैं। समझ में आ गया सबको यस सर। कि नींद वींद आ गई भैया? नींद तो नहीं आती है तुम लोग को? नो सर। अरे सर बोल दो कि सर बड़ा मासूम पंछी है हम लोग हैं सर, कहीं पे भी घोंसला मिलता है 2 मिनट ऐसे ठहरते हैं, सो जाते हैं सर, बहुत मासूम पंछी है। फिर आते हैं बहुत टीचर जिनको ईगल्स हम लोग कहते हैं, वो आके तंग करते रहते हैं, एक पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिए। अब देखो ये सब सोल्यूशंस यही बना रखा है, ये देखो C2 के ऊपर इनिशियल चार्ज, ये सब नहीं बना लिखना, आई भाई इतना देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है। हमने पहले तरीका सोच रखा है, क्यों हम हमेशा रिजर्वेशन देंगे इस चार्ज के ऊपर, इनिशियल वैल्यू है तो, और स्मॉल क्यू जब बहाना होगा तो बस उसी के टर्म्स में लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बह के यहाँ आ जाएगा तो ये स्मॉल क्यू दे रखा है उसके ऊपर जोड़ देंगे, और इधर वाला प्लेट हो जाएगा माइनस क्यू माइनस, इसका अपोजिट बना देंगे, निगेटिव लगा के इसके प्लेट पे आ जाएगा, और फिर ऐसे ही बह के जाएगा। और मुझे मालूम है ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यू जा रहा है तो क्यू अंदर आना पड़ेगा, ये चीज मुझे मालूम है। अब इतना टाइम हर चीज पे मैं हर एग्जामिनेशन में वेरीफाई नहीं करते रहूंगा। तो अब ये चीज करके और फिर उसके बाद वही बात किरचॉफ, ये क्यों बहाने के बाद केवीएल लगाना है, ये मत कर देना। अब बोलोगे कि यहाँ पे कुछ भी चार्ज करके रख दिए कैपेसिटर, और इसको बोले कि सर ये रहा सर कॉम्बिनेशन बना दिए सर, अब अभी हम केवीएल लगा देते हैं सर, क्यू पे ही लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब तक ले क्यू बहाओगे नहीं। क्यू बहाना का अर्थ क्या होता है कि आप बोल रहे हो स्टेडी स्टेट रीच कर गया, तो स्टेडी स्टेट में केवीएल लगता है, याद रखना, स्टेडी स्टेट में केवीएल लगता है, ये बात याद रखना। ठीक है, उसमें अगर वो वाले केस में लगा दोगे ना बिना स्टेडी स्टेट लाए हुए, तो वहां पे जीरो नहीं होता है। तभी तो जीरो नहीं होता, तभी तो करंट फ्लो होते रहता है। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे सत्य है, बात है कि किसी हीट को फ्लो कराने का, तभी उसके लिए पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट को बहना पड़ेगा, ये उसके लिए सत्य है, विद द कंडीशन वो कंडक्टर हो, तो उसको नहीं रोका जा सकता।
तो वायर तो कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, अब उसके अब एक बार क्यू बहा के हमने रोक दिया, उसके बाद स्टेडी स्टेट बस क्लियर आ गया, हो जाता है सही। फिर ये देखो ये सब बनेगा, फिर सब कुछ चलेगा। ये आया किरचॉफ लॉ लगाते हुए, ये देखो जंक्शन लॉ लगा दिया, Q1 बांट के Q2 बांट के ऐसे कर दिया। पता नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं तो सिंपल एक तरीका से बना रहा हूँ और आंसर लास्ट में वही आएगा। ठीक है, तो बी ही आंसर आएगा। अब नहीं भरोसा है तो भैया और दूसरा क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस करते जाते हैं। 3 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन such a way that the effective capacitance is 6 माइक्रोफैराड। दिस कैन बी डन कनेक्टिंग इन ऑल ऑफ देम सीरीज। क्या होगा अगर मैं सबको सीरीज में जोड़ते जाऊं, जिसका एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, और ईच सभी सभी क्या है, सभी कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के हैं और सबका कैपेसिटेंस क्या है 4 माइक्रोफैराड, और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कितना होगा इसका सी इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, C/3 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. 4/3 आ रहा है, 4/3 नहीं होगा सर, इसमें नहीं पॉसिबल है। कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम पैरेलल, सर हाँ देखते हैं सर, 4 4 4 4 4 4 4, सर ये वाला चीज तो 12 आ जाएगा सर, नहीं पॉसिबल। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, देखते हैं सर, 2 इन सीरीज, 2 in series and 1 in parallel. 2 is in series and 1 is in parallel. ऐसे तो फिर इस केस में देखते हैं होगा कि सर यहाँ पे C और C, यानी अभी मानते हैं 4 4, तो 4 4 हो जाएगा 4 इसका C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका C इक्विवेलेंट बताओ, इसका अगर 4 है इसका 4 है तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट क्या होगा, अरे जल्दी बताओ। 4 इसका है 4 इसका है, इस कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सीरीज में है ना, क्या होगा बताओ। अरे डरो मत, मैं अभी डांट रहा हूँ क्या, तानिया बताओ बेटा क्या होगा, क्या हो गया बेटा, मैं डांट रहा हूँ आपको, नहीं आता है तो साथ में करेंगे ना बेटा। कहाँ गए तानिया बेटा, हो आप, वंश बेटा आप बताओ, ये भी शांत, प्रिया बेटा आप, अच्छा हो चलो ठीक है, बताओ क्या होगा, 4 और इसका 4 है, सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगेगा ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो दिस यस इज, सर। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास, 1/C1 क्या है 4 है, 1/4, C2 क्या है 4 है, 1/4, ये किसका है, इस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का, ये पूरे कॉम्बिनेशन का नहीं, इस सिर्फ इस कॉम्बिनेशन का, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में बना हुआ है, यहां तक देखो, यहां तक देखो, ये वाली चीज, ये पूरी एक सीरीज बनी हुई है, इसको मैं एक रिप्लेस कर सकता हूँ एक कैपेसिटर से, जिसको बोलूंगा C इक्विवेलेंट डैश, पहला वाला, और फिर वो वाला किसके साथ पैरेलल होगा, थर्ड वाले के साथ, ऐसा ऐसा करके सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। तो यस ये सर। C/4 है, ये 4 है, और ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/4 1/4 2/4, तो C 1/C इक्विवेलेंट क्या हो गया आपके पास, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। और मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बोला था, क्योंकि आइडेंटिकल है सारे, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C/n होता है कि नहीं, तो कितने आइडेंटिकल हैं, 2, तो 2 और C क्या है 4, तो क्या सीधा आंसर 2 नहीं आ रहा है, तो इसका Yes, आंसर, sir. तो इसका अर्थ हो गया कि इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस क्या है 2 माइक्रोफैराड है, और नीचे वाली की 4 है। अब बताओ 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा कि नहीं, पैरेलल में, पैरेलल अगर
पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रखा है कैपेसिटर का, तो एक का अगर C1 है दूसरे का C2 है तो इक्विवेलेंट वाले का, यानी इन दोनों के इस कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन को अगर रिप्लेस करना है मुझे एक कोई दूसरे कैपेसिटर से, उसको बोलते हैं C इक्विवेलेंट डबल डैश। पहला वाला डैश किसको, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सीरीज वाले को खत्म किया था, अंदर में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन हुई थी, फिर उसको उस थर्ड वाले के साथ पैरेलल बनाया, उस कॉम्बिनेशन को थर्ड वाले के साथ पैरेलल बनाया, फिर इस उस कॉम्बिनेशन को थर्ड वाले के साथ पैरेलल बनाने के बाद एक नया कॉम्बिनेशन बना है, उसको C इक्विवेलेंट डबल डैश बोल रहे हैं, और वही पूछा गया है। और वो कितना आ रहा है, ये अगर 2 है और ये अगर 4 है तो बताओ क्या होगा अगर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 होगा कि नहीं। 6 तो क्या ये सही आ रहा है कि नहीं, डी पे देख लेते हैं, डी पे देख लेते हैं, डी पे होगा कि नहीं। तो आप बोल रहे 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, 2 इन पैरेलल, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, यानी दो पैरेलल में पहले जोड़े, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन उन पैरेलल का बनेगा उसके थर्ड वाले के साथ वो सीरीज में होगा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 4, इसका हो जाएगा कॉम्बिनेशन जो बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा 8। तो इसको एक रिप्लेस कर दिए 8 वाले माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर से, और ये है 4 वाला, फिर ये दोनों सीरीज में हैं। अब ये सीरीज में बन गए तो फिर क्या होगा बताओ, तो 1/C इक्विवेलेंट लगा देंगे फॉर्मूला, 1/C1 प्लस 1/C2। अरे मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी क्या, कर दी थी रिकॉर्डिंग, याद नहीं, छोड़ो। तो 1/C इक्विवेलेंट बाई 1/C1 प्लस 1/C2, तो कितना आएगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/8 प्लस 1/4। 4 तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, आपको उसके लिए भी तरीका बताया था कि Q इक्विवेलेंट इसके केस में, दो के केस में याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय देयर सम। ये 1/C इक्विवेलेंट तब लगाओ जब 3 4 होते, तब दो में आपको तो पूरा चीज याद करवा रखे, प्रोडक्ट ऑफ देयर तो क्या होगा, क्योंकि देखो 1/C इक्विवेलेंट आता है, C इक्विवेलेंट नहीं आता है, 1/C इक्विवेलेंट आता है, दिक्कत वहां पे होती है। तो 8 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो ये देखो आ गया आपके पास 3, और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 16/3। तो ये इससे भी नहीं आ रहा है। 6 माइक्रोफैराड पूरे कॉम्बिनेशन का तभी पॉसिबल है जब वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। तो समझ में आया बालको। यस सर। तो ये देखो ये केसेस चलती है, कनेक्टेड इन सीरीज देखा, ये बना के देखा, देखो पहले देखा कनेक्टेड इन सीरीज में, देखा कनेक्टेड इन सीरीज ऐसे सबको बना के देखा, देखा नहीं आया, फिर दूसरे में गए सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया तो देखा नहीं आया, फिर तीसरे में गए, तीसरे में देखो 2 सीरीज में डाला, और उसके बाद जो जो सीरीज के साथ थर्ड वाले को पैरेलल में बना दिया, इसके बाद देखिए आ गया, तो आ गया तो रुक गए, तो रुक गए तो क्वेश्चन सॉल्व किए, जादू आ गया, 6 आ गया, फोर्थ वाले पे गए भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। अभी तो मैं देखो नीट वाले चला रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल है, जेई वाले भी एडवांस, जेई वाले और एडवांस वाले भी चलेंगे अभी। अभी ये देखो आ गया इस केस में। अब ये पूछ रहा है देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दे देता हूँ, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। A parallel plate capacitor with plate area 1 meter square, each at a separation of 0.1. The electric field between them is 100 Newton per coulomb. The magnitude of the charge on the plate क्या हो, ये चीजें कर पाओगे कि नहीं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके प्लेट का सरफेस एरिया दे रखा है, यानी ए दे रखा है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, डी दे रखा है यानी सेपरेशन दे रखा है 0.1 मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जो कि ये है, सब एसआई यूनिट में है। सिग्मा पूछ रहा है, क्या मैं ई को कैसे डिफाइन करता हूं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, यानी जो पॉइंट उनके प्लेट्स के बीच में आते हैं, अगर मैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं तो वो क्या आता है? अरे बताओ तो सही, भूल गया क्या? बताओ क्या आता है? अरे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भूल गए क्या? अरे यार तुम भूल जाते हो बच्चों, तुम याद नहीं रखते हो चीजों को। अरे यहाँ देखो, यहाँ हमने केसेस बनाए थे कि इसको क्या बोलते हैं, दो शीट का, इन्फिनाइट शीट का कॉम्बिनेशन। तो दो शीट के इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन पहले जानते हैं कि इन्फिनाइट शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के कारण आता है, दूसरे के कारण भी देखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ते हैं। कहाँ पे? मिड, यहाँ पे इन पॉइंट पे जो कि प्लेट्स के बीच में है। इसमें ना कोई एक्स का फंक्शन ना डी का फंक्शन, यानी कहीं पे भी हो, किसी पॉइंट एक्स दूर हो या कहीं पे भी हो एक्स कम हो, एक्स का तो फंक्शन है नहीं कुछ भी। ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब तक ले आप सिग्मा नहीं चेंज करोगे, आप एक्स कहीं पे भी लेते रहो, कहीं पे भी पॉइंट लो, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको इन्फिनाइट शीट मानते हुए काम किया था। यहाँ पे दोनों का मतलब ये वाला किसके कारण? इस प्लेट के कारण आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो आ रहा था वो इस प्लेट के कारण आ रहा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों का जुड़ गया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ था कि नहीं? और बाहर में फील्ड कैंसल आउट कर रही थी एक दूसरे को। इस प्लेट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी बनेगी बाहर में वो ऐसा बना, इस प्लेट के कारण ऐसा बना, कैंसल आउट कर दिया। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। याद रहेगा कि नहीं तुम्हें? Yes, sir. तो यही चीज थी। अरे यार कहाँ भूल गया? तो यहाँ पूछ रहा है सिग्मा का बताओ वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ईच प्लेट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होता है? सिग्मा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट क्यू होता है, और क्यू बाई ए जो होता है वो सिग्मा होता है। यानी यहाँ इसको लिख सकते हैं क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं। आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास ई दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट। क्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? डी तो एक्स्ट्रा में ऐसे ही दे दिया। बताओ, आपके पास ई दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में ई दिया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। क्या आप क्यों नहीं निकाल सकते हो क्या? अब निकाल लोगे कि नहीं? अरे निकाल लोगे कि नहीं, बताओ तो सही। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मैं बस हिंट दे के चल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना तो यस बोलो। सर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैपेसिटर ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर हमेशा याद रखिएगा, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये कैपेसिटर किसका? स्फेरिकल। जो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। तो इसका भी आप निकालोगे इस तरीके यूज करते हुए। ये मुझे सब सॉल्व करके भेजना है, ये मत सोच लेना मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको, सब आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, वो सब कुछ बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करके भेजना है। यहां देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इफ देयर इज एन कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू वी वोल्ट सोर्स, देन द एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू। आपको याद रखिएगा, अरे भैया
कहाँ चले, आप कहाँ चले गए, आप ऐसे सोचो। ठीक है, आप दोनों ढंग से सोचो। आपके क्या बोला, if there are n capacitor in parallel connected to a common voltage source, ठीक है, आपके पास अप टू n है, और ये क्या है, सब कनेक्टेड किससे हैं, एक कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, सब ऐसे। यही दे रखा है ना। अब ये बोल रहा है कि स्टोर, अब ये पूरा क्या हुआ होगा, इससे क्यू चला होगा और फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, स्टेडी स्टेट रीच हुई होगी, स्टेडी स्टेट रीच होगी यानी इसके हर के ऊपर कुछ ना कुछ क्यू आया होगा, तो क्यू आया होगा तो एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो इसमें टोटल ये पूरे कॉम्बिनेशन पे जो एनर्जी स्टोर हुई होगी, क्या वो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर भी वही एनर्जी स्टोर हुई होगी, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। यस सर। तो ये बोल सकता हूं, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लेता हूं। क्या इसके अक्रॉस भी बैटरी वी की लगी होगी, यानी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ही होगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं हाफ सी इक्विवेलेंट बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द टोटल कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर इन दिस combination of this capacitor, total energy stored by this combination of capacitor। तो यही होगी, तो देखो यही चीज लग रही है, हाँ हाँ यही है। 1/c इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चलेगा। और इंटू वी स्क्वायर, और यही तो वो बात बोल रहे हो, 1/C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/C2 V2 स्क्वायर, यही तो बात बोल रहे हो कि हर का इंडिविजुअल एनर्जी देखो, यही तो है। V पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, V बैटरी के क्रॉस है ये V। तो यहां से अगर आप लेना चलते हो, देखो KVL लगाते हो तो आप चले यहाँ से, KVL लगा रहे हो, चले यहाँ से पॉजिटिव से निकले तो V प्लस, यहाँ गए डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्लस माइनस यहाँ से दोगे, तो यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, यहाँ V1 डालोगे इसमें, तो V1 में कहाँ से निकल रहा है, निगेटिव से, तो V यहाँ पे V1 निगेटिव आएगा, फिर आके इसी पॉइंट पे आ गए, तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी V इज इक्वल टू V1। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, किसी एक में, क्योंकि V1 V के बराबर है, तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर हाफ C1 V स्क्वायर, और ये सारे सबके जोड़ देंगे, तो यही तो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट वाले का। बात तो बराबर आ रही है। तो एनर्जी स्टोर आपके पास क्या आ रहा है, ये आपने वेरीफाई कर लिया चीजों को, देखो वेरीफाई कर लिया चीजों को, यही बात है भाई, सही बात है कि सबके अंदर जो एनर्जी है वो सबको जोड़ना पड़ेगा, एनर्जी तो ऐसे ही जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे लिख दोगे हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, वी सबका सेम है, ठीक है। तो वहां पे आप निकाल के, नहीं तो आपके पास क्या करते, हाफ सारे समेशन करते, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू CI VI का समेशन अप टू n तक सबका समेशन करते, ये होता टोटल एनर्जी स्टोर। पैरेलल में क्या बेनिफिट है, सबका V सेम है, तो ये V स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाता है, तो V स्क्वायर आ जाता है, यहाँ बाहर कॉमन आ जाता है। समेशन में कौन फंस के रह जाता है, समेशन में फंस के रह जाता है ये पोर्शन, और ये बाहर हाफ भी बाहर आ जाएगा, तो हाफ V स्क्वायर बाहर, अंदर में कौन बच गया, सिग्मा I1 to N CI, और यही तो होता है CI, यही तो होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, तो इसमें हो जाएगा, अब देखो देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल वोल्टेज V, तो इसका अर्थ मान रहे हैं कि n कैपेसिटर इक्विवेलेंट वाले होंगे,
सबका कैपेसिटेंस C होगा और N कैपेसिटर वैसे यूज किया गया, तो आपके पास C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आएगा, N टाइम्स C आएगा कि नहीं। पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर सबका सेम है Cn तक, अगर सबका C1 C2 सब सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, समेशन N टाइम्स C होंगे कि नहीं। तो सर C इक्विवेलेंट एन सी हो गया इंटू वी स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। यहाँ पे देखो कितना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा भी नहीं हुआ है। अ बैटरी इज used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to the electromotive force of the battery. A battery is used to charge a parallel plate capacitor। ठीक है सर, एक बैटरी आपने लिया है, आप बोल रहे हो कि कैपेसिटर आपने लिया है, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई है, पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था, आपने बैटरी लगा के उसको चार्ज किया है सर, ठीक है, बात सही है, कोई बात नहीं है। और ये तब तक used to charge, कब तक used to charge, till the potential difference across the plate या across the potential difference between the plate या बोलो potential difference across the terminal of a capacitor becomes equal to the electromotive force यानी EMF of the battery, यानी potential difference of the battery, यानी अब दोनों का बराबर हो गया, यानी अब उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी स्टीडी स्टेट में पूछ रहा है। स्टीडी स्टेट में बताओ द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी। अभी आपको मैंने बताया था कि बैटरी जो वर्क करता है वो कितना करता है, ये चीज आपको स्टोरी बताई थी कि नहीं, अभी ये स्टोरी आपको बताई है कि नहीं, नहीं बताई है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं एक बात बताओ जो, अरे सब तो सोल तो नहीं रहे हो ना, थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी, आपको मैंने बोला है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीजें वर्क एनर्जी थ्योरम से आती है, वर्क डन वाले में पढ़ाया जाता है। तो वर्क यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर आपको एनर्जी देखना है, तो बैटरी आपके लिए एक प्रकार के एक्सटर्नल एजेंट हो गया। और ये जो होता है डेल्टा यू जो होता है वो होता क्या है, क्यू टाइम्स डेल्टा वी, ये डेल्टा यू है और ये डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया, डेल्टा वी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो उसी हिसाब से डेल्टा यू भी होगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि बैटरी हमेशा प्लस क्यू भेजती है, ये मुझे मालूम है सर, तो प्लस क्यू भेज रही है सर, तो इसके अंदर आपने जो देखा था कि इसके अंदर स्टोर जो होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब मैं Q और इसके टर्म्स में लिखूं सिर्फ V के टर्म्स में, C को हटाना चाहता हूं सर, तो मैं बोलूंगा कि रख दो Q बाई C की जगह आप क्या रख दोगे, Q बाई V। तो आप आ रहा है हाफ Q इंटू वी, आ रहा है कि नहीं। अब सर ये बताइए, ये तो आपने एनर्जी स्टोर ऐसे बताया था, अब ये Q चार्ज ऐसे फ्लो करके क्या होता है, यहां तक जाती है। सर ये बात बताइए, ये जो है निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल और ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, चार्ज अगर आपको छोड़ दिया जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर कोई दूसरे चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगी, बाहर की ओर भागेगी कि अंदर की ओर आएगी, बताओ, ये बताओ कि अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, अगर मैंने कोई सोर्स चार्ज के पास छोड़ दिया तो वो बाहर की ओर भागेगी कि अंदर की ओर आएगी, ये तो बताओ, क्या हो गया, साहिल बेटा बताओ, अरे बताओ साहिल बेटा, देयर बेटा कि सो गए, रिया बेटा तुम बताओ,
प्रिया बेटा भी नहीं बता रही। प्रिया तुमने, ईशा तुम लोग सब सो गए क्या? Yes. तो ईशा बताओ, क्या अगर मैं टेस्ट चार्ज को छोड़ता हूँ, ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? वो बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा? दोनों दोनों पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन लगेगा ना, तो बाहर की ओर जाएगा ना। तो बाहर की ओर जा रहा है, तो आप याद करो इनफिनाइट पे हमने पोटेंशियल क्या माना था? 0 माना था कि नहीं? और यहाँ पे हमने कुछ माना था KQ/R, पॉइंट चार्ज के बारे में। यानी ये क्या है? हाई पोटेंशियल है, और यहाँ क्या है? लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या है? हाई से लो की ओर जाना, की है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हाई से लो की ओर जाना है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे सर आप चल रहे हो, क्यू चार्ज चला रहे हो, तो यहाँ पे सर देखो, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पे जा रहा है, यानी लो से हाई जा रहा है सर। लो से हाई जा रहा है सर। नेचुरल टेंडेंसी कहाँ है? हाई से लो जाने की। यानी लो से अगर कोई हाई जा रहा है, तो कोई को ले जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम करते थे। तभी तो इनफिनाइट से यहां तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। कितना वर्क डन करना पड़ता है? वो होता है Q टाइम्स डेल्टा V। This is equal to the change in the potential energy of this particle, and this is equal to the work done by the external agent. वही अगर आपके पास फील्ड का काम करे, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है, वो माइनस टाइम द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है, या माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट पार्टिकल्स होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो इन चीजों को समझ गए, यानी यहां से लो से कोई हाई लेके जा रहा है, तो यहां पे कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया होगा? आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल Q इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V कैसा है? आप जा स्टार्ट कहां से कर रहे हो? लो से। जा कहां रहे हो? हाई पे। अंदर में चार्ज तो आपने बाहर से ऐसे फेंक दिया, लेकिन अंदर में जो चार्ज है वो ऐसे जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। लो, ये देखो Q सब जगह चलेगा, Q सब जगह चलेगा भैया, तो यहां से निकल रहा है, यहाँ डूब रहा है, तो इसके अंदर भी चल रहा है Q। तो Q चल रहा है, तो इसके अंदर जो बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें Q चला है। तो निगेटिव से चला है, पॉजिटिव तक गया है। तो निगेटिव पे आप चला है, तो डेल्टा V आप कैसे लिखते हो? इनिशियल पॉइंट Q इंटू इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है? V निगेटिव। तो V निगेटिव को आप इनिशियल रखते हो, फाइनल क्या है? V पॉजिटिव। V पॉजिटिव इंटू V निगेटिव आपको हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं? Q भी आपके पास Q आपके पास मान ही रखा, आपकी पॉजिटिव ही लेते हो। यहाँ पे भी आप Q फ्लो करवा रहे हो, वहां पे भी चार्ज, टेस्ट चार्ज आपके पास पॉजिटिव होता था। करंट हालांकि मूव तो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करंट जो हम जो रीड करते हैं, जो कन्वेंशनली हम लोग पढ़ते थे, वो ऐसे ही पढ़ते थे कि मानते हैं Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकल के चल दिया। तो इसी के लिए करंट का डायरेक्शन यही होता है, डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन बहता है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन बहता है। तो Q इंटू V, ये देखो पॉजिटिव हमेशा क्या है? हाई पे है। निगेटिव यानी लो वाला माइनस में है, तो हाई में से लो माइनस होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमेशा 5 जो पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। यानी यहाँ पे Q के ऊपर एक पॉजिटिव वर्क किया गया है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, एक कोई पॉजिटिव वर्क है, और वो कितने बराबर है? Q इंटू, यही तो V कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो V होता है, EMF जिसको कहते हैं, या
PD across the terminals of the battery Q in V in Q into V। यहाँ पे स्टोर हुई है आपके अनुसार से हाफ, यहाँ पे देखो हाफ, ये हो गया हाफ QV, वर्क हुआ है QV का, स्टोर हुई है हाफ QV, हाफ QV गई कहाँ? तो हाफ QV याद रखिएगा हीट या दूसरे फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो बैटरी जितना वर्क करता है उसका सिर्फ आधा ही स्टोर कर पाता है कैपेसिटर में, ये बात याद रखिएगा। अरे याद रखिएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये Q इंटू V वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत जगह भी ये यूज करेंगे, रेसिस्टर में भी यूज करेंगे कि रेसिस्टर से मान लेते यही चीज हमने Q निकाल दी और इस रेजिस्टर से गुजारा, अरे वहां पे Q नहीं होता I। तो यहाँ पे से जितना इससे डिसिपेट हुआ, कितना इसको वर्क कितना करना पड़ रहा उस समय, वो सब वहां पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से पॉजिटिव वर्क हो रहा है, यानी बैटरी वर्क कर रहा है, और वो करता कितना है, जितना भी होगा इसके अंदर जो स्टोर होगा उसका वो दोगुना, ये अंदर अगर आपने यू किया है तो उसका दोगुना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। तो रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी, बताओ यहां से क्या आपको रेशियो दिख रहा है? यहाँ बैटरी के द्वारा वर्क डन क्या हुआ है? वर्क डन बाय द बैटरी इज change in potential energy that is equal to Q times V, और यहाँ पे आपके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है वो है हाफ, ये क्या है, ये डेल्टा यू, ये आप याद रखिएगा डेल्टा यू जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो किसकी एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो करंट जो क्यू बहा है ना स्मॉल क्यू, उसका मैंने देखा है। यहाँ पे अगर एक जगह मैं डेल्टा यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको यू डैश से मैं बोलता हूँ। ये यू डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, जब वो क्यू चार्ज फ्लो किया है उसके थ्रू, तो दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, इसमें कोई आइडियल अनआइडियल वाली बातें नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसका वायर आपने अच्छे से बना दिया, ये कर दिया, नहीं, ये बाय नेचर ऐसा ही होगा। आप यहाँ पे आइडियल वायर ले रहे हो, यहाँ पे सब कुछ आइडियल ले रहे हो, बैटरी भी आइडियल है, कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है इसके पास, इसका पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल हमेशा वही रहता है, सेम बना रहता है, तब भी ये केस हो रहा है। ठीक है, ये बात माइंड में रखेंगे। इसके अलावा आपके पास देखो ये चीजें, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स entering and leaving an enclosed surface is Q phi 1 phi 2, the electric charge inside the surface will be, तो ये वाला चीज कुलम्स लॉ, कुलम्स गॉस लॉ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q क्या होता है? इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। इनक्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या है? तो एंटरिंग वाले को पॉजिटिव लेते हैं, एग्जिट वाले को निगेटिव लेते हैं। यही होता है क्या कि भूल गए? फिर से भूल गए। क्या होता है बताओ, भूल गए कि? देखो यहाँ पे देखो फ्लक्स है, मान लो अभी आपके पास सिंपल केस ऐसे थे, मान लो यूनिफॉर्म फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो ऐसा होगा, रखा होगा, ये देखो, और ये सिस्टम में आ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स अंदर आ रहा है और जा भी रहा है, दिख रहा है, ये क्लोज रीजन है, ये रीजन क्लोज रीजन है। ये पूरा एक सिलेंडर बनाया हमने, एक सिलेंडर बना दिया पूरा, ये एक सिलेंडर जो है तो एक प्रकार से क्लोज रीजन है, और उसका स्फेरिकल सरफेस जो इसका जो सिलेंडर का जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस की तरह वर्क कर रहा है, और ये अंदर वाला रीजन गॉसियन रीजन। तो ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स इज थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस क्लोज सरफेस, यानी बोलूं सिलिंड्रिकल रीजन से, जो सिलिंड्रिकल रीजन का जो सरफेस है उससे जो फ्लक्स
फ्लो कर रहा होगा, निकल रहा होगा या जा रहा होगा, आ रहा होगा नहीं, फ्लो कर रहा होगा, दोनों मिला के, वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ कहते हैं। तो अब मैं कैसे याद रखूं कि किसको पॉजिटिव लेता हूँ किसको निगेटिव लेता हूँ? तो मैं बोला कि देखो यहाँ पे फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये रही होगी। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कैसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि जैसे बाहर की ओर मुझे निकलना, सिस्टम से जैसे ही छोड़ा मैंने बाहर की ओर चला गया। दो डायरेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है इस सर्कुलर रीजन पे, इसके एक फेस है जो सर्कुलर फेस है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो या तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ ये इस डायरेक्शन में, या तो मैं इसके अपोजिट भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में। तो मैंने बोला था कि कौन सा जो होता है डीएस के लिए कौन सा लेते हैं डायरेक्शन, रेडियल आउटवर्ड वाला, रेडियल आउटवर्ड में नहीं बोलूंगा, मतलब आउटवर्ड वाला, आउटवर्ड नॉर्मल। ये इनवर्ड नॉर्मल है। कैसे सर? देखो ये वाला है कि सिस्टम के अंदर ही घुस जा रहा है, मुझे सिस्टम के अंदर घुसने वाला नॉर्मल नहीं चाहिए, जो सिस्टम के बाहर वाला लेके जा रहा है नॉर्मल, तो ये वाला है नॉर्मल। इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस से मुझे ये बाहर की ओर लेके जा रहा है नॉर्मल। हालांकि ये भी नॉर्मल है सर, लेकिन ये इनवर्ड नॉर्मल है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, तो हम आउटवर्ड वाला नॉर्मल को लेते हैं। तो आउटवर्ड वाला नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे सर, ई डॉट डीएस लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में सर। उसके बाद होगा ई इंटू डीएस, ये दोनों ये मैग्नीट्यूड हो गया सर, मैग्नीट्यूड होने के बाद तो इसको होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इनके डॉट यानी कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो थीटा यहाँ पे सर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, हमेशा मेरे को क्या मिल रहा है, थीटा 0 है, ई का भी उसी डायरेक्शन में, नॉर एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी में, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी में, दोनों का डायरेक्शन उसी में, 0 यानी पॉजिटिव। यहाँ पे मैं कैसा देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, फ्लक्स छोड़ रहा है कि नहीं चीजों को। तो लिविंग वाले के लिए पॉजिटिव लेते हैं, इंटरिंग वाले के लिए निगेटिव। कैसे सर? ये देखो यहाँ पे ये इंटर कर रहा है सर, ये अंदर जा रहा होगा फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस पे मैं देखता हूँ इधर होगा। मैंने आपने बोला कैसा सरफेस लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर डीएस वेक्टर ले रहे हैं सर, तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड वाला नॉर्मल लेंगे, तो वो इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमेशा आप बोलते हो रेडियली आउटवर्ड वाला लेना है, रेडियली बोल रहा हूँ, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है सर। तो ये देखो ई का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो cos 180 डिग्री। तो एक प्रकार से इंटरिंग वाले को निगेटिव ले रहा हूं सर, एग्जिट वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं सर। तो किसी के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा होगा, तो जितना लीव कर रहा, किसको निगेटिव किसको ले रहा हूं, इंटरिंग वाले को, तो जितना इंटर कर रहा होगा प्लस कुछ उसमें से एग्जिट कर रहे होंगे पॉजिटिव, उन दोनों का सम क्या देगा मुझे, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस देगा कि नहीं। और वो जो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस वो क्या होगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। तो अब बताओ क्यू φ1 जो है, φ1 क्या है रिस्पेक्टिवली, φ1 आपके पास इंटरिंग है तो इसको निगेटिव लेंगे, लीविंग है पॉजिटिव लेंगे, और ये क्या होगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स φ2 माइनस φ1। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखोगे कि नहीं? अगर है तो ये सारे क्वेश्चंस, इसके भी कॉम्बिनेशंस इसको तुरंत करेंगे दम ऐसे। अब जुवानी पे 7 कैपेसिटर दे रखा है, किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/13 होना चाहिए माइक्रोफैराड, या फैराड में दे रखा है, जो भी दे रखा है। अब जुबानी करते जाएंगे, ये रहा, इसका भी मान लेते हैं। ये सब आप क्वेश्चन करो आप पहले,
ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके भेजो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने। ठीक है, हो जाएगा ना आप लोग से? Yes. जब तक ले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा ना, इसमें थोड़ा कैपेसिटर वाले केसेस में ऐसा चलता है, आपको सिंपल सिंपल रूल ही दिखेंगे, लेकिन तरीके तब आपको दिखने लगेंगे ना, तब जब चीजों को आप बनाओगे। ठीक है, तो उस चीज को करो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई किसी को कुछ में डाउट? No, sir. कुछ भी नहीं डाउट? ये रिया बेटा तुम तो सो गए हो ना, सही से ही बताना। तुमने तो लगा के, मैं मुझे लग रहा है कि तुम भाग गए। रिया बेटा तुम? यस सर। तुम बैठे हो? ईशा तुम बैठे हो बेटा? यस सर। ये रिया बेटा भाग गई है, देखो रिया, वंश बेटा भी बैठा हुआ, रिया बेटा भाग गई है, बहुत तेज है रिया बेटा। ये लगा कैसे चल लेती हूँ, सर अपना बोलते रहेंगे, अपना काम करती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, चिल मारती हूँ। चलो कोई नहीं, कोई होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, चलो अपना प्रैक्टिस करना सर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना। और यही केवीएल केसीएल का ही स्टोरी है, छोटी छोटी चीजें दिखेगी, कब कब क्यू क्यू इक्विवेलेंट कैसे मानेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है पैरेलल सीरीज में, 2 मिनट में उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। टोटल Q इक्विवेलेंट मुझे मालूम है, C इक्विवेलेंट मालूम है, V इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तुम उतना लॉ लगाओगे, इसमें फ्लो करवाओगे, ये चीज करवाओगे, उससे पहले ही मैं कॉल कर देता हूँ सॉल्व। और ऐसे ट्राई करो, क्वेश्चंस डेयर लो क्वेश्चंस को करने के लिए। नहीं आता है तो पूछो मेरे को फोन करके। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो Yes. चलो बाय अभी के लिए। Bye, sir. Good night. गुड नाइट बेटा।